Today I am going to discuss about gluconeogenesis. Now, gluconeogenesis is the process in which synthesis of glucose occur from any non-carbohydrate precursor. इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से होती है। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग द एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, सभी में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। नाउ अब हम बात करेंगे साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में जो 85% ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये लिवर के अंदर होती है। इसका मतलब है कि लिवर एक मेन ऑर्गन है जिसके अंदर की ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो एनिमल्स में कुछ कंडीशंस में जैसे कि ड्यूरिंग द स्टार्वेशन और ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ लिवर डिजीज मींस वो कंडीशंस जहां पे लिवर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, वहां पे जो किडनी है ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करती है, किडनी का कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे ओनली 50% ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म होती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो इसके प्रिकर्सर्स हैं लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लिसरोल। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो टीसीए साइकिल के मोस्ट ऑफ जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये एज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस काम कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम एनिमल्स में देखें तो जो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स हैं ये एज ए ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर्स काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइसिन एंड ल्यूसिन। अब ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं जब इनकी डिग्रेडेशन होती है तो एंड प्रोडक्ट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट इज अ 2 कार्बन स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम एनिमल्स में देखें तो जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं और जो 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये हमेशा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर्स होते हैं। जैसे 3 कार्बन कंपाउंड में अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे जैसे पाइरुवेट है, और 4 कार्बन स्ट्रक्चर में जैसे हम टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स देखें जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट हो गया, देन मैलेट हो गया, तो ये जो है ये एज अ प्रिकर्सर काम कर सकते हैं। लेकिन जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर काम नहीं कर सकते अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में जब लाइसिन एंड ल्यूसिन की डिग्रेडेशन होती है तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होती है विच इज अ 2 कार्बन स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब है कि जब लाइसिन एंड ल्यूसिन की डिग्रेडेशन होती है तो यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड बनता है। और सिमिलरली मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स में जब इनकी डिग्रेडेशन होती है तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होती है और ये 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। और हमने अभी देखा कि एनिमल्स में जो 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि एनिमल्स के केसेस में लाइसिन, ल्यूसिन एंड मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड ये एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर काम नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट्स और माइक्रोब्स में डिफरेंट है। अब जो प्लांट्स हैं एंड माइक्रोब्स हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर यूज कर सकते हैं। तो ये इनमें एक्सेप्शन है प्लांट्स और माइक्रोब्स में, लेकिन एनिमल के केसेस में ऐसा नहीं होता। सो दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अबाउट द प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो लैक्टेट है और मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स सबसे पहले ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। अब ये जो पाइरुवेट है इससे आगे स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। नाउ यहाँ पे जो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल हैं ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं और इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि वहां पे ग्लूकोज से पाइरुवेट की प्रोडक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इट्स द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस है इनमें मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम यूज होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलिसिस में देखें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 स्टेप्स हो गए। इसके आगे और 7 स्टेप्स हैं।
नाउ ये इसके बाद वाले 6 स्टेप्स हैं एंड दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहां पे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स फाइनली कन्वर्ट होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप 1 है, स्टेप 3 है एंड लास्ट स्टेप, दे आर द इरिवर्सिबल स्टेप्स। इसका मतलब है कि ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ये जो सभी स्टेप्स हैं ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोबारा जो हैं ये अपने सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप है, जहां पे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के मॉलिक्यूल फाइनली कन्वर्ट होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस में क्या डिफरेंस है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, देन थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, अब ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, ये दोबारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें 10th स्टेप है, थर्ड स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। और जितने भी बाकी के स्टेप्स हैं इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल स्टेप्स, मींस ये रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं ये सेम ही होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप ये डिफरेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो आज हम फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के जो स्टेप्स हैं ये सेम ही हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में और ग्लाइकोलिसिस में। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को देखेंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस स्टेप को देखेंगे कि जो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप में 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स ये सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो डिफरेंट है। और अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखें तो ये जो कन्वर्जन है ये 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो पाइरुवेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट। नाउ पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर एंड ऑक्सैलोएसीटेट इज अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 कार्बन का एडिशन होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और 1 एटीपी यूज होता है। उसके बाद इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है। सो द एंजाइम यूज्ड इज पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और इस रिएक्शन में एक जीटीपी यूज होता है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। अब ये 2 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू की पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में एंजाइम यूज हो रहा है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और जो सेकेंड एंजाइम है विच इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर मोस्ट ऑफ एनिमल्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि चिकन्स हो गए, रैबिट्स हो गए, वहां पे ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ये एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसको साइटोसोल में आना पड़ेगा ताकि इसकी कन्वर्जन हो सके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और फाइनली साइटोसोल में आना पड़ेगा फॉर द फर्दर कन्वर्जन इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। लेकिन जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये फाइनली साइटोसोल में कैसे आएगा। तो इसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोसोल में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है
ऑक्सैलो एसीटेट का कोई भी ट्रांसपोर्टर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये रिड्यूस होता है इनटू द मैलेट, और इस रिएक्शन में एक NADH यूज होता है और NAD पॉजिटिव की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो मैलेट है, मैलेट का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो जो मैलेट है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये रिएक्शन जो ऑक्सैलो एसीटेट टू मैलेट कन्वर्जन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें मैलेट का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, तो यहां से जो मैलेट है ये सेल के साइटोसोल में आ जाएगा अब, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज अ साइटोसोल ऑफ सेल। तो साइटोसोलिक जो एंजाइम है ये मैलेट को दोबारा ऑक्सीडाइज करेगा इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ऑक्सैलो एसीटेट कम इनटू द साइटोसोल। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये मैलेट की हेल्प से साइटोसोल में वापस आता है, और इस रिएक्शन में NAD पॉजिटिव रिड्यूस होता है इनटू द NADH। नाउ तो हमने देखा कि 2 स्टेप्स में जो पाइरुवेट है ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब इसके आगे जो 6 स्टेप्स हैं ये सिमिलर ही होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में होता है वैसे ही यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है, क्योंकि ये सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अब इससे एक फॉस्फेट जो फर्स्ट पोजीशन से है ये रिमूव होता है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है। तो फॉस्फेट को रिमूव करता है एंजाइम फॉस्फेटेज, तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम यूज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये सेम ही यूज होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था, तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है आइसोमेरेज। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज से फॉस्फेट रिमूव हो रहा है 6th पोजीशन से, तो अगेन फॉस्फेट को कौन रिमूव करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है ग्लूकोज 6 phosphatase. So this is all about the gluconeogenesis. These all are reversible steps. लेकिन यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर हम देखें तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल स्टेप। लेकिन जो इसका फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो 8th स्टेप है एंड 10th स्टेप, ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इसलिए जो एंजाइम यूज होते हैं तीनों स्टेप्स में ये डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, डिफरेंट देन दी ग्लाइकोलिसिस। और बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं इनमें सिमिलर इंटरमीडिएट्स बनेंगे जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, और सिमिलर एंजाइम यूज होंगे उन इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस।